हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेसिकली बेस्ड होगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने 12th क्लास में पढ़ा था, तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मेन टॉपिक जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए आज का वीडियो रिविजन टॉपिक होगा कि वो रिवाइज करेंगे कि बेसिकली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सबसे पहले रिलेटेड किससे है? ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे जनरली उन्होंने 1928 में, जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी, डीएनए आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उससे पहले ग्रिफिथ कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, जो जनरली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसी कारण ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, मतलब इस जनरेशन में ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उससे पहले का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किस सन में दिया था? 1928 में। किसने दिया था? 1928 में। ठीक है, तब हमें यह नहीं पता था कि डीएनए या प्रोटीन या आरएनए में से कौन एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा या कौन ट्रांसफॉर्म होता है। कंटिन्यूसली आपको पता है रिसर्च चलती रहती है, नई नई रिसर्च होती रहती है। उसी टाइप से ग्रिफिथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या, वो स्टडी करने वाले। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1928 में सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट को दिया था। इसी कारण इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा वो आप देखेंगे आगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाएगा? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जिस पे वर्क कर रहे थे वो था निमोनोकोकस बैक्टीरिया। जनरली वो बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी आएगा, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां लिखा आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके वो बैक्टीरिया का करता है निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने का काम करते हैं। इस बैक्टीरिया के उन्होंने दो स्ट्रेन लिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। इस निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया के उन्होंने दो स्ट्रेन का यूज किया, R सेकंड स्ट्रेन और S थर्ड स्ट्रेन। किसी भी उन्होंने बेसिकली दो स्ट्रेन यूज किए। R सेकंड स्ट्रेन जिसे रफ स्ट्रेन जो क्या कहा जाता है? बेसिकली रफ। क्यों कहा जाएगा वो भी हम देखेंगे, रफ स्ट्रेन। और S स्ट्रेन होता है स्मूथ स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब इन दोनों बैक्टीरियल कॉलोनी को जब कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया तो कल्चर प्लेट पे जो एस्थड स्ट्रेन वाली कॉलोनी थी वो स्मूथ शाइनी कॉलोनी आई थी। उसकी कॉलोनी बैक्टीरिया कैसा हुआ था? स्मूथ शाइनी कॉलोनी जनरेट हुई थी। जबकि R सेकंड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की जो कल्चर प्लेट पे कॉलोनी ग्रो हुई थी वो रफ कॉलोनी ग्रो थी। अब उसका रीजन क्या था? हम देख रहे हैं निमोनिया। बेसिकली निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिया, R सेकंड स्ट्रेन या टाइप सेकंड R स्ट्रेन या टाइप थर्ड S स्ट्रेन। R स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन कहा जाता है, S स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन कहा जाता है। अब क्यों और कैसे? R सेकंड स्ट्रेन क्या था? ए वायरुलेंट स्ट्रेन था, ए वायरुलेंट स्ट्रेन। और S थर्ड स्ट्रेन क्या था? वायरुलेंट था। वायरुलेंट और ए वायरुलेंट का मतलब क्या होगा? R सेकंड स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं करता था। यह बैक्टीरिया यदि किसी होस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस होस्ट में निमोनिया कॉज नहीं होगा। S थर्ड स्ट्रेन को यदि किसी होस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो निमोनिया कॉज करेगा। ठीक है, अब इसको स्मूथ और रफ स्ट्रेन कहने का रीजन क्या था? जब हमने कल्चर प्लेट पे इसकी कॉलोनी को ग्रो कराया तो इसकी कॉलोनी कैसे? शाइनी कॉलोनी आई। ये शाइनी और स्मूथ कॉलोनी किसके कारण आई थी? S थर्ड स्ट्रेन की स्मूथ और शाइनी कॉलोनी का आने का रीजन क्या था? उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? कैप्सूल प्रेजेंट था। कैप्सूल प्रेजेंट थे। ये कैप्सूल जनरली म्यूकस की पॉलीसेकेराइड एक लेयर थी। मतलब इसके ये आपका स्ट्रेन है S थर्ड स्ट्रेन। ठीक है, इसके ऊपर एक म्यूकस की पॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट थी।
शाइन, जिसके कारण क्या था, इसकी बैक्टीरियल कॉलोनी शाइनी थी, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन था। क्वेश्चन कहीं से भी टारगेट हो सकते हैं। एस थर्ड स्ट्रेन कैसा था, कैप्सुलेटेड था, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन था। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होने के कारण, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होने का मतलब क्या था, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की क्या थी, लेयर प्रेजेंट थी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट थे। 8 सेकंड स्ट्रेन के ऊपर रफ स्ट्रेन था, उसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट नहीं थी। इसके ऊपर तो कैप्सूल पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट थी, 8 सेकंड स्ट्रेन पे कोई भी पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट नहीं थी, मतलब वो कैप्सुलेटेड नहीं था। अब कैप्सुलेटेड होने का रीजन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एस थर्ड स्ट्रेन कैप्सुलेटेड क्यों था और इसी के कारण इसकी स्मूथ या शाइनी कॉलोनी आ रही है। तो रीजन क्या है, इसी पॉलीसेकेराइड की कैप्सुलेशन के कारण, कैप्सूल के कारण ये वायरुलेंट बिहेवियर शो करता था। कैसे वायरुलेंट बिहेवियर शो करेगा वो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब ये एस थर्ड स्ट्रेन किसी होस्ट को इंजेक्ट करेगा, किसी भी होस्ट को इंजेक्ट, 8 सेकंड हो या एस थर्ड हो, ठीक है, एस थर्ड स्ट्रेन का हमें पता है वो निमोनिया कॉज करता है। जब ये किसी होस्ट में इंजेक्ट होगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, जब इन्फेक्ट करेगा होस्ट को, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करेगा। हर होस्ट में क्या है, उसका इम्यून सिस्टम है, उसके WBC सेल्स है, जो क्या करती है, किसी पैथोजन के आते ही एक्टिवेट हो जाती है और अटैक करती है। जैसे ही एस थर्ड स्ट्रेन को किसी होस्ट में इंजेक्ट किया, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, होस्ट का इम्यून सिस्टम इस स्मूथ सेल को, इस एस थर्ड स्ट्रेन को इसकी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के कारण रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, या कह सकते हैं ये एस थर्ड स्ट्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, किस लेयर के थ्रू, पॉलीसेकेराइड की लेयर के थ्रू, जिसके कारण होस्ट का इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और ये प्रोटेक्ट रह जाता है, जिसकी वजह से एस थर्ड स्ट्रेन किसी भी होस्ट में निमोनिया कॉज कर देगा, निमोनिया कॉज कर देगा, जिसके कारण उस होस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। जब एस थर्ड स्ट्रेन किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम WBCs उस के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, ये होस्ट का इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये कोई पैथोजन है, किसके कारण, इसकी पॉलीसेकेराइड की लेयर के कारण, जिसके कारण ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, होस्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इस कारण एस थर्ड स्ट्रेन उस होस्ट में ही क्या कर देता है, निमोनिया कॉज कर देता है, क्योंकि इम्यून सेल तो उसको डिस्ट्रॉय कर नहीं पाई, तो वो क्या करेगा, एस थर्ड स्ट्रेन उस होस्ट में निमोनिया कॉज कर देता है, जिसके कारण हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। 8 सेकंड स्ट्रेन, 8 सेकंड स्ट्रेन ने यदि किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया, तो क्या होगा, होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, होस्ट का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, तो वो उसे सडनली क्या कर देगा, किल कर देगा, जिसके कारण 8 सेकंड स्ट्रेन उस होस्ट में निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा। और यदि वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा, मतलब 8 सेकंड स्ट्रेन को यदि किसी होस्ट में इंजेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, लाइव या सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ग्रिफिथ ने डिफरेंट पैरामीटर शो किए या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शो किए, वो देख लेते हैं। ग्रिफिथ ने 2 टाइप के स्ट्रेन देख लिए, वो देख लिया हमने, 8 सेकंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन, मतलब स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, कौन सा वायरुलेंट था कौन सा नहीं था। ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखी, 4 कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो होस्ट लिया वो लिया माइस को, होस्ट क्या था यहाँ पे, माइस, उन्होंने माइस को एज अ होस्ट लिया। एक्सपेरिमेंट में किया क्या उन्होंने, सबसे पहले एस थर्ड स्ट्रेन उन्होंने किसी माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, माइस में इंजेक्ट किया, माइस में क्या हुआ, निमोनिया कॉज हो गया, माइस की डेथ हो गई। रीजन हमें पता है, लास्टली हमने डिस्कस कर लिया था, क्यों, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर के कारण उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया, जिसके कारण माइस में क्या हुआ, निमोनिया कॉज हो गया और माइस की डेथ हो गई। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, 8 सेकंड स्ट्रेन को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लाइव कंडीशन में था, क्यों, क्योंकि माइस का इम्यून सिस्टम 8 सेकंड स्ट्रेन को रिकॉग्नाइज कर गया कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का स्ट्रेन है या डिप्लोकोकस निमोनी का स्ट्रेन है, जिसके कारण माइस क्या रहा, लाइव या सर्वाइव कर गया। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने इस एस स्ट्रेन को हीट दी। उन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट दिया, हीट देने के कारण एस थर्ड स्ट्रेन किल्ड हो गया। क्या हो गया, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन,
हीटेड, हीट किल्ड या हीटेड एज थर्ड स्ट्रेन, हीट किल्ड एज थर्ड स्ट्रेन। अब एज थर्ड स्ट्रेन, हीट किल एज थर्ड स्ट्रेन है, मतलब उसका जो आपका लेयर है, कैप्सुलेटेड लेयर है, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो हीट किल्ड हो चुका है। मतलब अब यदि इसको किसी माइस में इंजेक्ट करेंगे तो ये पैथोजन कॉज नहीं कर पाएगा, या निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा ये पैथोजन, ठीक है। तो माइस में इंजेक्ट किया, तब अब माइस कैसा रहा, लाइव कंडीशन में था, क्योंकि हीट किल्ड एज थर्ड था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया, उन्होंने हीट किल्ड एज थर्ड स्ट्रेन प्लस आर सेकेंड स्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, और उन दोनों के मिक्सचर को एक माइस में इंजेक्ट किया। माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि अभी भी माइस लाइव होना चाहिए, क्योंकि आर सेकेंड स्ट्रेन के कारण भी माइस लाइव था, एस थर्ड स्ट्रेन के कारण भी माइस, हीटेड किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन के कारण भी माइस लाइव था। तो इस कंडीशन में भी माइस कैसा होना चाहिए था, लाइव कंडीशन में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट या शॉकिंग रिजल्ट मिला कि माइस की डेथ हो गई। इसी एक्सपेरिमेंट के, फोर्थ एक्सपेरिमेंट ही उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ। रीजन क्या था कि हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन के मिक्सचर को यदि माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, जबकि उसे तो सरवाइव करना चाहिए था, तो फिर वो डेथ कैसे हो गई। तब उन्होंने इस माइस का ब्लड निकाल के उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने देखा, इसके आइडेंटिफिकेशन किया कि इस माइस के ब्लड में एस थर्ड स्ट्रेन प्रेजेंट था, जिसके में पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि एस थर्ड स्ट्रेन से कुछ ऐसा मटेरियल लाइव आर सेकंड स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया है। ये तो किल्ड था, लेकिन आर सेकंड क्या था, लाइव कंडीशन में था आर सेकंड स्ट्रेन। तो हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन से कुछ मटेरियल, उन्हें ये श्योर नहीं था कि वो डीएनए है, उन्होंने तो कहा कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हो गया एस थर्ड में, आर सेकंड में, जिसने आर सेकंड स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एस थर्ड स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। आर सेकंड स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो चुका है, एस थर्ड, मतलब ए वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के कारण, ट्रांसफॉर्म होने के कारण ही इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसी के कारण ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इससे हीट किल्ड एस थर्ड, मतलब आर सेकंड स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस थर्ड स्ट्रेन में, जिसके कारण किसकी, उस माइस की डेथ हो गई। बट इसके यहां तक कंफर्म, ये तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बिल्कुल नहीं कहा था कि जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने केवल यह कहा था कि इसमें कुछ मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट वो क्या ट्रांसफॉर्म हुआ ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे एवरी मैकलोड मैकार्टी का जनरल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था, एवरी मैकलोड मैकार्टी ने, कि हाँ जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने अलग अलग एंजाइम से ट्रीटमेंट कराया, अलग अलग एंजाइम्स डाले। सपोज अगर आपके अलग अलग प्रोटीन है तो प्रोटीनेज डाला, लिपिड से तो लाइपेज डाला, आरएनएज डाला, डीएनएज डाला। फिर उन्होंने उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन किया कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद भी आया, हर्श एंड चेक्स का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या कहा। तो ये सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। होपफुली आपको आज का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्लियर होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है बिल्कुल वो कमेंट करके पूछे। एक बात और, मुझे स्टूडेंट्स की ऑन डिमांड थी कि नेक्स्ट लेक्चर्स काइमोट्रिप्सिन मैकेनिज्म पे होगा, एंजाइमोलॉजी की, जिसमें काइमोट्रिप्सिन की ट्रायड मैकेनिज्म बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समझाया जाएगा कि श्योरली आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, वो थोड़ी सी टफ मैकेनिज्म है बट आपको 100% गारंटी कि वो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड जहाँ पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, मैंने हमारे हर वीडियो में कहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।